नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश के कुनबे में बगावत के शोर की। आजम थामेंगे ओवैसी का डोर, ये सवाल है क्योंकि समाजवादी पार्टी में छिड़ी बगावत के बीच ओवैसी की पार्टी ने आजम खान को चिट्ठी लिखकर एआईएमआईएम में शामिल होने का ऑफर दिया है। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि आजम खान क्या ओवैसी का ऑफर कबूल करेंगे, क्योंकि जब से आजम का कुनबा बागी हुआ है तब से आजम खान पर दूसरी पार्टियों की नजर बनी हुई है। ओवैसी की पार्टी से पहले कांग्रेस ने भी आजम खान को न्योता दिया था, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या आजम ओवैसी की पतंग की डोर पकड़ेंगे। सपा में बगावत का शो, आजम थामेंगे ओवैसी की डोर। मुझे उम्मीद भी है कि वो जरूर आएंगे। यूपी में आजम की डिमांड हाई, पहले कांग्रेस अब एआईएमआईएम की चिट्ठी आई। अखिलेश यादव की तमाम षड्यंत्र से अवगत कराया गया है कि उन्होंने क्या क्या आपके बारे में षड्यंत्र किया है। बगावत के चक्रव्यूह में घिरे अखिलेश यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान की फैमिली के बागी तेवर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ओवैसी की पार्टी ने आजम खान को एआईएमआईएम में शामिल होने का ऑफर देकर समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने जेल में बंद आजम खान की चिट्ठी को लिखा। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में लिखा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कतई हमदर्द नहीं है, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 साल में आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव और उनके सिपह सलारों ने कोई ठोस आवाज नहीं उठाई है। इस चिट्ठी में आजम खान से अपील की गई है कि एआईएमआईएम में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करें और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों को सियासी पहचान दिलाएं। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं, वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं। तो क्या नाम है, वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि वो ज़रूर आएंगे। ये बताइए, ये जो आपने चिट्ठी लिखी है, निश्चित तौर पर बड़े नेताओं को, ओवैसी साहब को आपने भरोसे में लिया होगा, उनकी जानकारी में ये सब होगा या ये आपका व्यक्तिगत वो है? जी, सबके संज्ञान में है और इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब भी अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो वो भी उनके घर ज़रूर जाएंगे। हम लोगों ने समय मांगा है और उधर से भी इंशाअल्लाह ताला समय जल्दी मिल जाएगा और हम लोग उनके घर भी जाएंगे। ओवैसी की पार्टी ने न सिर्फ आजम खान को एआईएमआईएम में शामिल होने का ऑफर दिया, बल्कि जेल में मुलाकात करने का वक्त भी मांगा है। आपको बता दें कि आजम खान 2019 से जेल में बंद हैं। उन पर भैंस चोरी से लेकर बकरी चोरी जैसे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। और बड़ी बात यह है कि ओवैसी की पार्टी की चिट्ठी में अखिलेश यादव को लेकर उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जैसे आरोप आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत अली खान ने लगाए थे। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि क्या ये मान लिया जाए? और बड़ी बात यह है कि आजम कुनबे के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। आजम खान के समर्थन में सलमान जावेद राइन और मोहम्मद कासिम जैसे नेता इस्तीफा भी दे चुके हैं। आज समाजवादी पार्टी और अपने पद विधानसभा सचिव से इस्तीफा देता हूं। इसका मुख्य कारण है समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। हमारे सीनियर लीडर आजम खान हो, नाहिद हसन जी हों, जेल में हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके लिए भी एक शब्द बोलने से भी कतराते हैं। हालांकि अखिलेश यादव शनिवार को इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मुसलमानों के बीच नाराजगी को दूर करते नजर आए, लेकिन आजम खान की फैमिली की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी अब तक आजम खान की फैमिली की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। न अब्दुल्ला आजम ने कुछ कहा, न आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने, और अब जानकार आजम खान के कुनबे की चुप्पी को बड़ी नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। और रही सही कसर दूसरी पार्टियों के ऑफर ने पूरी कर दी, क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आजम खान की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि ओवैसी की पार्टी से पहले यूपी कांग्रेस के महासचिव सचिन चौधरी भी आजम खान को कांग्रेस में आने का न्योता दे चुके हैं।
दावा ये किया जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि आजम खान अपनी पार्टी और मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं और जल्द ही वो पार्टी छोड़ने के बारे में भी कोई फैसला ले सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को एक चिट्ठी लिखी है। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में आजम खान से मार्मिक अपील की गई है कि वो आए, AIMIM में शामिल हो। इस पार्टी में उनकी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी के भी बड़े भाई की भूमिका के तौर पर होगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या आजम खान ओवैसी की पार्टी का ऑफर कबूल करेंगे, और अगर करेंगे तो इसका समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, या फिर आजम खान जमीनी हकीकत को भी समझेंगे। क्योंकि जिस AIMIM ने आजम खान को ऑफर दिया, यूपी में उसके 100 में से 99 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। मतलब आजम खान के सामने बुरा और बहुत बुरा वाली स्थिति है, क्योंकि आजम खान के पास एक ऑफर कांग्रेस का भी है जो यूपी में पिछले 3 दशक से हाशिए पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात भाजपा की हार पर अखिलेश के निशाने की, क्योंकि यूपी में मिली हार के बाद पहला मौका आया है जब अखिलेश को भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा के उम्मीदवार को 3 लाख से ज्यादा वोट से हराया है, जिसकी एक फोटो अखिलेश यादव ने ट्वीट की थी और भाजपा पर हमला बोला था। अब अखिलेश के इस हमले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में हुए MLC चुनाव का रिजल्ट याद दिला दिया, जिसमें सपा का खाता भी नहीं खुला था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाजपा की हार पर अखिलेश का निशाना। शत्रुघ्न सिन्हा की जीत का यूपी कनेक्शन, अखिलेश के ट्वीट पर केशव का रिएक्शन। श्री अखिलेश यादव जी को अभी विधान परिषद चुनाव में जो घाव लगा है, उस घाव को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जीत शत्रुघ्न सिन्हा की है, लेकिन खुशी अखिलेश यादव मना रहे हैं, क्योंकि यूपी चुनाव में मिली हार के बाद ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव को भाजपा पर हमला करने का मौका मिला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा की अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। भाजपा की हार और शत्रुघ्न सिन्हा की जीत का जश्न अखिलेश यादव ने इस अंदाज में मनाया कि सूबे की सियासत गर्मा गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर एक फोटो ट्वीट किया, जिसमें अखिलेश यादव और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अखिलेश भाजपा की इस हार में बड़े संकेत देख रहे हैं, और अब इन्हीं संकेतों को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर MLC चुनाव का जिक्र करते हुए हमला बोला है। अखिलेश यादव जी को अभी विधान परिषद चुनाव में जो घाव लगा है, उस घाव को सहलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो बताएं, विधान परिषद के जो अभी चुनाव हुए थे उसमें वह कितनी सीटें जीते हैं। पश्चिम बंगाल की बात ना करें, वह उत्तर प्रदेश की बात करें। और उत्तर प्रदेश में जनता ने और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जहां वोट डालने का अधिकार होता है, उन्होंने उनको धूल चटा दिया। भाजपा को 33 सीटों पर जिता दिया। इसके बाद वो जो घाव है, उस घाव को भरने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है, MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी हार हुई। 36 में से 33 सीट भाजपा जीती, लेकिन सपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई। बड़ी बात ये थी कि समाजवादी पार्टी अपने उन जिलों को भी नहीं बचा पाई जब विधानसभा के चुनाव में सपा ने क्लीन स्वीप किया था। अखिलेश यादव ने आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को मिली जीत पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। साथ ही इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी का एक भी सीट नहीं जीतना बड़े संकेत हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट का जवाब दिया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल MLC चुनाव में अखिलेश यादव को जो हार मिली है, उस हार की खींच मिटाने के लिए इस तरह की बातें अखिलेश यादव ट्वीट में कह रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इस तरीके की बात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश के ट्वीट में भविष्य की कोई रणनीति छुपी हुई है, क्योंकि यूपी चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करने काशी आई थी। हालांकि चुनाव में सपा की बुरी हार हुई, लेकिन जानकार इन दोनों की दोस्ती में भविष्य की संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में अब सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे का झंडा बुलंद कर रही हैं और इसको लेकर देश भर में विपक्ष के कई नेताओं से मिल भी चुकी हैं। तो क्या मान लिया जाए
कि अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के इस मोर्चे में शामिल होंगे। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी ने पत्ते नहीं खोले, लेकिन जिस तरह से अखिलेश टीएमसी की जीत में अपनी जीत देख रहे हैं, उससे एक बात साफ है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और मुद्दे की बात में अब बात मायावती के एक्शन की, जो हार के बाद लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि अब मायावती ने जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को भंग कर सबको चौंका दिया है। वहीं मंडल प्रभारी की व्यवस्था को फिर से बदहाल किया है। दरअसल यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती लगातार समीक्षा कर रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है उसके हिसाब से फैसले ले रही हैं, क्योंकि इससे पहले मायावती ने अपने पुराने नेता नकुल दुबे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हाथी ने बदली चाल, संगठन के किए बदलाव। जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था भंग, माया ने फिर किया दल। मंडल प्रभारी व्यवस्था बहाल, 3 प्रभारी संभालेंगे कमान। यूपी चुनाव में हार के बाद मायावती एक्शन पर एक्शन ले रही हैं और मायावती ने एक बार फिर अपने अंदाज से सबको चौंका दिया, क्योंकि मायावती ने जहां जोनल कोऑर्डिनेटर की व्यवस्था को भंग कर दिया, वहीं मंडल प्रभारी की व्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया है। मायावती के नए फैसले के मुताबिक अब हर मंडल में बसपा के 3 प्रभारी होंगे, यानी 18 मंडल के हिसाब से 54 प्रभारी होंगे। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती आगे की रणनीति बना रही है, क्योंकि शनिवार को मायावती ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व मंत्री रहे नकुल दुबे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ समय पहले जब पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई, तब बीएसपी सुप्रीमो ने यूपी में भी प्रभारी नियुक्त किए। दूसरे राज्यों में तो प्रभारी पहले नियुक्त होते थे, लेकिन यूपी में प्रभारी नहीं नियुक्त होते थे। पर उस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो ने 3 प्रभारी नियुक्त किए और आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। वहीं शनिवार को एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो ने उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही साथ जो बीएसपी में जोनल कोऑर्डिनेटर पद की जो व्यवस्था थी, उस पद को भी खत्म कर दिया। आपको बता दें कि नकुल दुबे बसपा के बड़े ब्राह्मण नेताओं में शामिल थे। चुनाव से पहले नकुल के पास प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारियों का जिम्मा था, लेकिन अब मायावती हार की समीक्षा कर रही हैं, तो उन्हें नकुल का फीडबैक ठीक नहीं मिला। यही वजह है कि मायावती ने कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बसपा आगे का रास्ता कैसे तय करेगी, क्योंकि मायावती के सामने कई चुनौती हैं। पहली चुनौती दलित वोट को एकजुट रखने की, क्योंकि जो दलित वोट बसपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो इस बार बसपा से छिटककर भाजपा की तरफ चला गया। क्योंकि 2017 में जहां बसपा को 22% वोट मिला था, वो 5 साल बाद 2022 में घटकर 12.88% पर आ गया। दूसरी चुनौती मुस्लिम वोट की है, क्योंकि जिस दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, उसका भी बसपा से मुंह भंग हो चुका है। वहीं एक सवाल प्रबुद्ध वर्ग का भी है। मायावती को उम्मीद थी कि इस बार ब्राह्मण उसके लिए शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये इसी का नतीजा है कि मायावती अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार विधानसभा में 1 के आंकड़े पर आ गई हैं। और जो 1 सीट जीती है, उसमें भी बसपा का योगदान कम, उमाशंकर सिंह का ज्यादा था। अब बड़ा सवाल ये है कि जो एक्शन मायावती ले रही हैं, क्या उससे बसपा के अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार खतरे की घंटी बजा रही है। वो 2014 के नतीजों की याद दिला रहे हैं, जब लोकसभा में अंडा मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लाउड स्पीकर पर महंगाई के पाठ की, क्योंकि अब तक आपने लाउड स्पीकर पर धार्मिक पाठ होते हुए देखा होगा, लेकिन वाराणसी में आज महंगाई का पाठ हुआ। लेकिन जहां एक तरफ काशी में महंगाई का पाठ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एटा में फ्री राशन पर डाका डाला जा रहा है। मतलब महंगाई में जेब आम जनता की ही काटी जा रही है।
लाउड स्पीकर पर अब महंगाई का पाठ। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, अब महंगाई पर घमासान। महाराष्ट्र के ठाणे से छिड़ी लाउड स्पीकर वाली जंग अब महंगाई पर आ गई है, क्योंकि यूपी में जिस काशी से लाउड स्पीकर की लड़ाई शुरू हुई थी, उसी काशी में अब लाउड स्पीकर पर महंगाई का पाठ किया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार जो महंगाई बढ़ाई हुई है, उसके लिए आज हम लोग ये लाउड स्पीकर बजाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि सखी सैया तो खूब है कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हमारे इसमें मुद्दा महंगाई है। और हम सभी समाजवादी साथी, देश का जो मुख्य मुद्दा है महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सुरक्षा है। जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत के लोग मुख्य मुद्दों से न भटके। ये पहली बार है जब लाउड स्पीकर पर महंगाई का पाठ हुआ हो, क्योंकि कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी सीएनजी के नाम पर, तो कभी रोडवेज के नाम पर जनता की जेब खाली होती जा रही है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जहां एक तरफ लाउड स्पीकर पर महंगाई का पाठ हो रहा है, वहीं यूपी के एटा में गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि सूबे की सरकार गरीब लोगों को फ्री में राशन दे रही है, लेकिन कोटा डीलर गरीबों के राशन को निगल रहे हैं। 50 किलो गेहूं की बोरी से 5 से 6 किलो और चावल की बोरी से 6 से 7 किलो तक राशन पहले ही निकाल लिए जाने की शिकायत सामने आई, और जो बच जा रहा है वो गरीबों के हिस्से आ रहा है। इसीलिए यहां भाजपा सांसद ने की छापेमारी। अधिकारियों से बात हुई, डीएम साहब से भी निरंतर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं सीसी कैमरे लगा दूंगा सभी गोदामों पर, और प्रयास ये हो रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कि सीधे वहां से गेहूं सीधे कोटेदार के पास पहुंचेगा। वे गोदाम का सिस्टम ही बंद हो जाएगा। जहां पर कुछ गड़बड़ होता है वो गड़बड़ वाला प्रणाली ही बंद कर दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई से जूझ रही जनता को राहत मिले तो कैसे, क्योंकि कालाबाजारी के बाद यही राशन ऊंचे दाम में बेचा जाता है। मतलब दोनों ही सूरत में जेब जनता की ही कटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगर यूपी में भड़की दिल्ली जैसी आग तो बुलडोजर गिराएगा गाज। ये संदेश यूपी सरकार ने दिल्ली हिंसा के बाद दिया है, क्योंकि जो कुछ दिल्ली में हुआ उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि यूपी में किसी भी अनहोनी से पहले ही अलग अलग जिलों में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है कि अगर यूपी में किसी ने टेंशन दी तो उस पर बुलडोजर से एक्शन होगा। दिल्ली में दंगों की आग, यूपी में बुलडोजर गिराएगा गाज। किसके इशारे पर दहली दिल्ली, दंगाइयों ने चलाई थी बंदूक से गोली। राजधानी दिल्ली एक बार फिर दंगाइयों की साजिश से दहल उठी। सड़कों पर पड़े पत्थर, टूटी हुई बोतल और जले हुए टायर हिंसा की उस बर्बर कहानी की गवाही दे रहे हैं, जिसने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। क्योंकि दंगाइयों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इसकी पोल सामने आई इस वीडियो ने खोल दी, जिसमें नीले कपड़े पहना यह युवक हाथ में पिस्टल लेकर गोली चला रहा है। पुलिस इस बंदूकबाज की तलाश कर रही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि शोभा यात्रा में दंगे की आग कैसे भड़की, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी से जब शोभा यात्रा शुरू हुई तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जामा मस्जिद के पास पहुंची, हिंसा भड़क गई। दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस अलग अलग वीडियो के जरिए दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक असलम नाम का आरोपी है, जिस पर फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस को इसके पास से पिस्टल भी मिली है। और अब मुद्दे की बात यह है कि यह हिंसा कहीं सोचे समझे साजिश तो नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में हुई हिंसा को देखकर अब यूपी अलर्ट मोड पर है। यूपी सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर प्रदेश में किसी ने टेंशन दी तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। ये भी मॉनिटरिंग चल रही है कि कोई रूमर मंगरिंग ना हो। हम लोगों के यहाँ एक डिजिटल वॉलंटियर का भी कंसेप्ट है, जो थाने स्तर पे हर एक थाने में 200-400 ऐसे जो प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे हमारा संपर्क रहता है। तो उसको भी हम लोगों ने अलर्ट किया है, और जैसे ही इसकी सूचना मिली थी
शासन के वरिष्ठतम स्तर से ये बताया गया था कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। और वेस्टर्न यूपी में चूँकि सेंसिटिविटी है तो वहाँ पर विशेष रूप से जहाँ मेरठ में, गाज़ियाबाद में, आगरा की तरफ कई जगह जुलूस अभी चल रहे थे, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि खुद जाकर देखें, शांति व्यवस्था बनाकर। का आदेश हुआ है कि हर जो हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का हम पूरा रिव्यू करें। ये रिव्यू हुआ है, सीनियर लेवल पर जो है रिव्यू करके वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सर्वेलेंस, अतिरिक्त व्यवस्था पूरी की जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत न हो। क्योंकि सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसकी गवाही अलग अलग जिलों में सुरक्षा बल की तैनाती दे रही है। क्योंकि सरकारी आदेश मिलते ही अलग अलग जिलों में पुलिस कप्तान सड़कों पर उतर आए। गाजियाबाद की सड़कों पर देर रात तक एसएसपी डटे रहे। नोएडा के अलग अलग हिस्से में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देखिए, ये संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो एक घटना हुई है दिल्ली में, एक भ्रमणशील सभी अधिकारियों को किया गया है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो जनता के मन में एक विश्वास, एक सुरक्षा का जो माहौल है वो क्रिएट करना, उनका भाव सुरक्षा का उनके मन में पैदा करना, इस उद्देश्य से सभी लोगों को भ्रमणशील किया गया। ऐसी ही तस्वीर आगरा में भी नजर आई, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा दिखा। कल हनुमान जयंती के मौके पर जो बवाल हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर है और ऐसे में आगरा में भी पुलिस सतर्क है। कल देर रात भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया है और पुलिस ऐसे में आज दिन भर भी लगातार अलर्ट मोड पर बनी हुई है। एसएसपी आगरा और तमाम जो उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी सेंसिटिविटी होने पर तुरंत अलर्ट हुआ जाए। वहीं प्रयागराज में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो संदिग्ध नजर आ रहा है उसे हिरासत में लेने में हिचक नहीं हो रही। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद समूचे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी हाई अलर्ट है। यहाँ जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर जो धार्मिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चौराहों और रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस टीमें निगरानी के लिए लगाई गई हैं। सिविल लाइंस इलाके के सुभाष चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं कि कल रात को ही यहाँ पर रास्तों को इसी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। आने जाने के रास्ते अलग अलग कर दिए गए। यूपी से आई ये तस्वीर माहौल खराब करने का मंसूबा पालने वालों के लिए चेतावनी है, क्योंकि जो हिंसा फैलाएगा उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।